डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, हिस्ट्री का प्रोफेसर, और बच्चों को इतिहास पढ़ाते पढ़ाते खुद भी इतिहास में खो ही जाता हूँ। हर कोई कहता है कि इतिहास तो इतिहास होता है जो गुजर चुके समय को कहा जाता है, लेकिन जो गुजर जाता है उसे खत्म नहीं कहा जा सकता। इतिहास खुद को दोहराता है, इसीलिए मैं इतिहास से कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश हमेशा करता रहता हूँ जो अपने जीवन को अच्छा बनाने में इस्तेमाल किया जा सके। कभी मैं भी खड़ूस हुआ करता था। लगभग 6 साल पहले की बात है। बच्चों को डांटा करता था, लेकिन धीरे धीरे आप अपने पेशे को प्यार करने लगते हैं तो काम से प्यार होने लगता है। काम में जितने भी लोग आपका साथ देते हैं उन सब से प्यार होने लगता है, और धीरे धीरे डांटना मैंने कम कर दिया और अब तो मैं हमेशा खुश ही नजर आता हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अंदर से खुशी अपने आप बाहर आने की कोशिश करती है। मैं एक किराए के मकान पर रह रहा हूँ, लेकिन अब इस घर को छोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि मकान मालिक इस घर को बेचना चाहता है। भले ही जमा पूंजी मेरे पास है, लेकिन मैं उस जमा पूंजी का इस्तेमाल घर खरीदने में नहीं लगाना चाहता। समझदारी है, उम्र मेरी 40 साल हो चुकी है, शादी मैं करना नहीं चाहता। जिंदगी को एंजॉय करने के लिए कभी कुछ दिनों के लिए विदेश में चला जाता हूँ तो कभी देश में घूमता हूँ। घर में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद मेरे पास जमा पूंजी नहीं बचेगी तो सोच में पड़ा रहूँगा कि कहीं जाऊँ या ना जाऊँ। लेकिन अब जमा पूंजी है तो डर नहीं लगता। बाकी सैलरी तो आती है तो किराया दे पाता हूँ। बाकी रुपए घूमने फिरने में मैं धीरे धीरे खर्च करते हुए जिंदगी जीता हूँ। अब उस घर को छोड़ने का समय था और मैं एक नए घर में आने को पूरी तरह से तैयार था, लेकिन आसपास के इलाके में कोई अच्छा घर मिल ही नहीं रहा था। ज्यादातर तो किराया ज्यादा मांग रहे, लेकिन बाकी बचे हुए घर मुझे पसंद नहीं आ रहे। तो मुझे लगा अगर मैं घर थोड़ा दूरी पर भी ले लूं तो ठीक ही रहेगा। मैंने एक ऐसे घर का चुनाव किया जो देखने में बड़ा था। भले ही उसके कुछ कमरों का इस्तेमाल मैं करने वाला नहीं था, लेकिन बाकी 4 कमरे आराम से रह सकता था। दोस्तों को यहाँ बुला सकता था, और कभी कभी मुझे पार्टी करना पसंद है तो बड़े घर में पार्टी बड़ी किया करूँगा। कॉलेज में मैं एक शांत प्रोफेसर की तरह लगता हूँ, लेकिन पुराने दोस्तों के सामने मेरा बचपना बाहर निकल ही आता है। शाम के वक्त तक सारा सामान नए घर में रखवा लिया गया था। मैंने बाहर वाला वो गेट लगाया। आसपास के जितने भी घर थे वहां से कोई बाहर नहीं आया। ये पॉश इलाका है, यहाँ घरों से लोग कम ही बाहर निकलते हैं। किसी को पता तक नहीं चलता, क्योंकि बड़े बड़े घर हैं, दूर दूर बने हुए हैं। किसी घर में क्या हो रहा है दूसरे को बिल्कुल पता नहीं लगता। घर में सामान को अच्छे से टिका लिया था। मैं बेडरूम में बैठा एक किताब पर अध्ययन करना चाहता था। क्लास में इतिहास तभी पढ़ा पाऊंगा जब उसके बारे में मुझे अच्छे से याद होगा। अब तारीखें हर समय याद नहीं रखी जा सकती। जिस चैप्टर को पढ़ाना होता है उसे उस समय याद करना पड़ता है। तो मैं जब कुछ पन्नों को खोल रहा, मुझे एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे इस कमरे में मेरे सिवा कोई और भी मौजूद है। एक कोने से आवाज आ रही थी, अलमारी के पीछे से। मुझे लगा कोई चूहा होगा। जल्दी से जाकर देखता हूँ कहीं किताबों को एक तरफ से खा ना ले, क्योंकि ढेर था किताबों का जो मैंने जमीन पर रखी हुई थी जल्दबाजी में। अलमारी के पीछे मैं जैसे ही गया, जो मेरी आंखों के सामने था, मेरा शरीर ठंडा फिर गया। काले रंग का बड़ा सांप
इतना बड़ा सांप मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अलमारी के पीछे हमेशा मैं 6 से 8 इंच जगह खाली छोड़ता हूँ और 6 से 8 इंच मोटा कोबरा सांप फन फैलाए हुए ऐसे मेरी तरफ देख रहा कि अभी काट लेगा। यकीन कीजिए, उस समय मुझे भगवान नजर आ गए थे। कदम मैंने पीछे की तरफ किए, वो जीभ को निकाल रहा था और बस मेरी तरफ काटने के लिए झपट्टा सा मारने वाला था। मैंने छलांग लगाई, दरवाज़ा खोला और उसके बाद मैं बाहर की तरफ भागा। दरवाज़ा कर दिया मैंने बंद। मुझे ऐसा लगा था कि मौत के मुंह से मैं बचकर आया हूँ। इतना बड़ा सांप यहाँ कैसे आ गया? आसपास पॉश इलाका है, खाली जगह मौजूद नहीं है। सांप मेरे कमरे में आया तो आया कैसे? मैं फ़ोन लगाने लगा अपने दोस्तों को। उनको कहने लगा, भाई कमरे में सांप आ गया। वो कहने लगे, अभी किसी से बात करते हैं, तो फ़ोन को ऑन रख, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। 2-3 दोस्तों को मैंने बताया था और उन्होंने 1 घंटे में मेरे घर पर उस आदमी को भेज दिया जो सांप पकड़ने में माहिर था। 2 दोस्त मेरे साथ थे। मैंने उन्हें कहा, ध्यान रखना, सांप बहुत ज़्यादा मोटा है, बड़ा है भाई, ऐसा सांप मैंने कभी नहीं देखा। कोबरा लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा कोबरा होता है? मेरी बातें सुनकर सांप पकड़ने वाला भी कह रहा था, साहब बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं आप, इतना बड़ा सांप होता है? अजगर होगा, लेकिन अजगर फन नहीं फैलाते। मैंने कहा, उसने फन फैलाया था, सच में अजगर के समान मोटा सांप था। दरवाजे को खोला गया, फिर एक एक करके सामान को वो लाठी से हिला हिला कर देख रहा। इतना बड़ा सांप छिप नहीं सकता था। किताबों को एक तरफ किया गया, बेड के नीचे देखा गया, अलमारी तक खोल डाली मैंने, लेकिन सांप उस कमरे में नजर नहीं आया। ना कोई छेद था, ना कोई खिड़की। सांप कमरे से गया तो गया कहाँ? जिस पर उस आदमी ने कहा, साहब यहाँ तो कुछ नहीं है, ऐसा होगा आपने सपने में सांप देखा होगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, सपने में सांप? अरे दरवाजे के पास ही तो था, इस अलमारी के बिल्कुल पीछे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा देखा मैंने जो मौजूद ना हो। सबका ये मानना था, लेकिन ये भ्रम नहीं हो सकता, ये सच था। मैं सोया नहीं था, मैं तो अध्ययन कर रहा था और वक्त 9 साढ़े 9 का ही तो हुआ होगा, ज़्यादा नहीं था, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हर चीज़ को खंगालने के बाद मैंने उस आदमी को कहा, मैं रुपए देने को तैयार हूँ, मेरे घर में अच्छे से चेक करो, मुझे वो सांप दोबारा नज़र नहीं आना चाहिए। घर की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ कमरे जो बंद रखने थे उसे मैं खोल नहीं सकता था। बाकी सभी कमरों को अच्छे से चेक किया गया, सांप कहीं नहीं मिला। जिसके बाद मेरे दोस्त भी वहाँ से चले गए और उन्होंने कहा, भाई तू दूसरे कमरे में बैठ जाना, अगर तुझे डर लग रहा है बेडरूम में मत जा। मैं स्टडी रूम में चला गया, जहाँ मैंने टेबल लगाया है, एक छोटा सा पलंग है, ज़्यादातर किताबें मैं वहाँ पर रखता हूँ, लेकिन इस समय वहाँ किताबें नहीं रखी हुई थी, तो खाली खाली सा था, लेकिन साफ था, चारों तरफ कुछ नहीं है। मुझे लगा मुझे पलंग पर लेटना चाहिए, आराम करना चाहिए, यहाँ तो सांप नजर आने वाला नहीं। मैं आराम से लेटा हुआ था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज ही थी। आज ऐसा झटका लगा था, लेकिन वो सांप गया कहाँ होगा? कहीं ना कहीं से तो बाहर निकला होगा ना। जब मैं 15-20 मिनट उस पलंग पर लेटा हुआ, हल्की हल्की आंख भारी होने लगी थी, नींद आने लगी थी, तभी ऐसा लगने लगा जैसे दीवार से कुछ खुरचने की आवाज आ रही हो। मैं थोड़ा चौकन्ना सा हो गया, क्योंकि ये आवाज फिर से उस सांप ने की हो सकती है। हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसी जगह छिपा हो जिसके बारे में सांप पकड़ने वाले को पता लग नहीं पाया। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, आवाज किस तरफ से आ रही है। वो आवाज इसी कमरे की एक दीवार से आ रही थी, एक कोने से। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी, मैं घबराने लगा और फिर वहां पर एक छेद हुआ। जैसे जहां फर्श और दीवार जुड़ती है, उस कोने पर छोटा सा छेद हुआ और उस छेद से छोटी सी चूहिया बाहर की तरफ निकली। वो सीमेंट को फाड़कर बाहर आ चुकी थी और छेद बना डाला था। और मैं सोचने लगा, अरे यार, मैं तो बुरी तरह से डर गया था, कहीं वो सांप इस कमरे में ना आ जाए। ये सोचकर ये तो छोटी सी चूहिया है, छोटी सी चूहिया जो उस छेद से निकलकर कमरे में इधर उधर भागने लगी। वक्त रात का था, इसीलिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। कोई बात नहीं, कमरे में वैसे भी ज़्यादा सामान नहीं है,
दरवाज़ा बंद किया है, यहाँ से बाहर वो निकल नहीं पाएगी। ऐसा करूँगा, सुबह से पकड़ लूँगा। लेकिन फिर से वैसी आवाज़ उसी छेद से आने लगी और फिर से एक छोटी सी और चूहिया निकली और फर्श पर भागने लगी। मुझे लगा ये क्या चल रहा है, यहाँ तो चूहिया का झुंड है। एक दो चूहिया और वहाँ से बाहर निकली, जिसके बाद वो छेद बड़ा हुआ और एक बड़ा चूहा यहाँ पहुँच गया। छोटी चूहिया काटती नहीं, लेकिन बड़े चूहे काट सकते हैं। वो थोड़े दिखने में भी खतरनाक होते हैं। मैं पलंग पर बैठा हुआ और नीचे चूहिया, बड़े चूहे, उनकी भरमार हो चुकी थी जो उस छेद से निकले जा रहे। उनकी संख्या इतनी ज़्यादा, कम से कम 100 चूहे तो होंगे जो मेरे उस कमरे में थे। धीरे धीरे दीवारों पर चढ़ रहे और उसके बाद उन्होंने मेरे पलंग को चारों तरफ से ऐसे घेर लिया और ऊपर की तरफ मुझे देखने लगे। घबरा गया मैं, छलांग लगाकर उस कमरे से बाहर निकला। मेरे पैरों के नीचे 2-3 छोटे छोटे चूहे तो आ ही चुके थे, लेकिन जल्दबाजी में मैंने उस दरवाजे को बंद कर दिया और फिर सोचने लगा, ये भगवान कैसा घर है, मनुष्य सा घर नजर आता है। एक कमरे में मुझे सांप नजर आया, अब यहाँ पर चूहिया, चूहे, ये चल क्या रहा है। लेकिन जब मैं कमरे से बाहर आ चुका था, कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इससे पहले वो चूहे कोई ना कोई सामान को गिराए जा रहे थे जो छोटा मोटा पड़ा हुआ, लेकिन अब आवाज आना पूरी तरह से बंद हो चुका था। मुझे लगा ये चल क्या रहा है, एक बार देखता हूं, लेकिन अगर वो चूहे बाहर आ गए फिर मुसीबत हो जाएगी। लेकिन किसी और को बता तक नहीं सकता था, और पहली बार जो हुआ वो भ्रम था या सच्चाई, उसके बारे में भी पता लगाना था। तो मैंने दरवाज़ा खोलकर हल्की सी झलक अंदर देखी। फर्श साफ था, कोई चूहा चूहिया कोई मौजूद नहीं था। दरवाज़ा पूरा खोलकर दीवार के पास उस जुड़ाव में देखा, कोई छेद मौजूद नहीं। भागा मैं, दीवार के पास पहुंचकर जैसे ही मैंने वहां देखा छेद है ही नहीं। उंगली लगाई, अच्छे से देखा, ये क्या, छेद तो है ही नहीं। तो पहले जो नजर आया था वो क्या था? कमरे में चूहा चूहिया कुछ भी मौजूद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैंने ये सब सपने में देखा? खुद से सवाल पूछ रहा था और खुद को जवाब कैसे देता, सच या झूठ। लेकिन वो रात भर मैं सो नहीं पाया। खुरचने की आवाज़ दीवारों से आती और हर बार वो आवाज़ तब आती जब मैं सोने वाला होता। इसी कारण पूरी रात सो नहीं पाया। सांप से डरता रहा, चूहों से डरता रहा, और सुबह के वक्त जो बाहर माली सफाई करने के लिए आता था, कटाई करने के लिए, घास काटने के लिए, वो मुझे मिल गया और मैंने उसे अपना घर दिखाया। क्या यहाँ पर पहले रहने वाला कुछ ऐसा बताया करता था? और उस आदमी ने कहा, साहब यहाँ पहले कई बार कुछ लोग रह चुके हैं। ज़्यादातर तो जो घर का मालिक है ना, उससे उनका झगड़ा ही रहा करता था। सब कहते हैं कि इस घर का जो मालिक है ना बड़ा झगड़ालू है, लेकिन झगड़ा हुआ किस कारण करता था वो ना रहने वाले बताते हैं ना मालिक बताता है। बस खींचातान हमेशा चलती रहती है जो इस घर में रहता है। बस इतना काफ़ी था। मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा, कहीं इस घर में गड़बड़ तो नहीं। लेकिन यह पहली रात थी। कुछ दिन बिताऊंगा, फिर देखूंगा क्या ये सब यहाँ आम तौर पर होता है, या मैं शायद कुछ दिनों से तनाव में हूँ, इसीलिए ये सब मुझे सपने में आया और वो सपना बिल्कुल असली जैसा लगा। मुझे इस घर पर शक होने लगा था, लेकिन मैं हालात को काबू में करने की कोशिश करना चाहता था। कॉलेज से वापस आने के बाद मैं फिर से देखना चाहता था घर में कोई गड़बड़ है या नहीं। कहीं कोई इस घर पर काला जादू तो नहीं करता, कहीं यह घर भूतिया तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर कोई गैस निकलती हो जिससे दिमाग पर असर पड़ता हो। हर तरह की जानकारी निकाल लेना चाहता था, तो रात को सतर्क होकर कान लगाकर दीवारों पर सुनना चाहता था, आवाज़ें आती हैं या नहीं, या मुझे रिकॉर्ड करना होगा। पहले आज की रात यहाँ बिताकर जानने की कोशिश करता हूँ। मैंने गोली खा ली थी जिससे पूरी रात मैं सोने वाला नहीं था और ना ही मुझे झपकी आने वाली थी। इसीलिए बेडरूम में बैठा हुआ थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, कहीं
ये भ्रम ना होकर सच्चाई हुई तो, चूहे किसी छेद से निकलते हुए तो, सांप भी यहां पर मिल गया तो, लेकिन अगर झूठ हुआ फिर दोनों तरफ मैं फंसा हुआ था। लेकिन रात को ना तो कोई चूहा नजर आया, ना कोई सांप नजर आया। वक्त 12 बजे का हो गया था और मैं थोड़ा थोड़ा थक भी चुका था। मुझे लगा कल सच में मुझे नींद आ गई होगी, वो सब सपने में हुआ होगा। लेकिन पूरे 12 बजे अचानक बाहर से आवाज आई। ये आवाज पायल की आवाज थी। ऐसा लगा जैसे इस घर में मेरे सिवा कोई और भी मौजूद हो जो चल रहा हो। लेकिन दरवाजा खुलने पर वो आवाज बंद, जिसके बाद अलग अलग कमरों में मैं देखने के लिए गया। फिर आगे वाले मेन डोर को देखा, वो अंदर से बंद था। बाहर से कोई अंदर आ ही नहीं सकता, भले ही उसके पास चाबी भी मौजूद क्यों ना हो। मैंने दरवाजा ही अंदर से बंद किया हुआ था। फिर ये चलने की आवाज सच थी या भ्रम? बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर पानी मारा और फिर से बेडरूम में आ गया। अब मैं सोया हुआ नहीं हूं, जागा हुआ हूं, तो अब ध्यान रखूंगा। लेकिन 2 मिनट में बाहर चलने की आवाज आई। घबराया हुआ था मैं। फिर से मैंने दरवाजा खोला सच्चाई जानने के लिए, और कमाल की चीज, घर में धुआं धुआं सा था। ये धुआं अचानक कहां से आ गया? और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे कमरे में भी धुआं आ चुका था, बिल्कुल सपने की तरह, जैसे कोई जादू हुआ हो। और जो चलने की आवाज थी वो बाहर से ड्राइंग रूम से आ रही। और मैं जल्दी से जैसे ही ड्राइंग रूम में गया, वहां पर मुझे एक लड़की नजर आई। वो लड़की जमीन पर नहीं, छत पर चल रही थी, उल्टी छत पर चल रही। और भले ही वो उल्टी थी तो चेहरा भी उल्टा होना चाहिए ना। उसकी ठुड्डी की जगह पर आंखें लगी हुई, नाक नीचे और माथे की जगह पर मुंह था, जहां से हंसकर कहने लगी, तुम बाहर आ गए। मैं जो भागा कमरे की तरफ, मैं बता नहीं सकता वो दृश्य कितना भयानक था। दरवाजा बंद करके, मेरा अंगूठा सही से काम नहीं कर रहा, मैं फोन सही से चला नहीं पा रहा कि किसी दोस्त को यहां पर बुला लूं। किसी तरह मैंने दोस्त को फोन लगाया और कहा, भाई घर भूतिया है, मैंने अभी अभी एक चुड़ैल को छत पर उल्टी चलते हुए देखा। घर में चूहे आ जाते हैं, सांप आ जाते हैं, ये असली नहीं है, ये भूतिया जगह है, भाई निकाल मुझे, वो मुझे मार डालेगी। मेरे दोस्त ने कहा, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूं। लेकिन डर तो यही था ना, 5 मिनट में अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया फिर मैं क्या करूंगा। वो चुड़ैल दरवाजा खटखटाने लगी और मैंने अंदर से चीख कर कहा, नहीं नहीं, अंदर मत आना, तुम जो भी हो, मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा हमेशा के लिए, बस एक बार घर से बाहर जाने दो। उसने हाथ मारकर दरवाजा तोड़ दिया और दरवाजे की धज्जियां उड़ चुकी थीं। और फिर वो इसी तरह लटक कर, जैसे उसके लिए गुरुत्वाकर्षण उल्टा ही हो, वो उस दरवाजे के जरिए फिर से मेरे कमरे की छत पर लटकी हुई थी। और इस बार कमाल की चीज थी, पैर उसके छत पर थे, हाथ उसके जमीन पर थे, रबर की तरह लंबी हो गई थी और उसका मुंह भी लंबा लंबा सा। धीरे धीरे मेरे करीब आ रही और मैं उस बेड के बिल्कुल नीचे छिपा हुआ था। देखा था मैंने उसे, हाथ उसके बेहद भयानक थे, लंबी लंबी सी उंगलियां थीं उसकी। उन्हीं उंगलियों से टक टक करती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही, जैसे जैसे आगे बढ़ रही अपनी उंगलियों से चल रही थी, जैसे आवाज करे जा रही, करे जा रही। अचानक उसने अपने हाथों को ऊपर की तरफ कर लिया, छम छम की आवाज ऊपर से आ रही थी। और फिर वो बेड पर छलांग लगा कर आई होगी। एक भारी आवाज हुई थी। मैं इतना ज्यादा डरा हुआ, इतना ज्यादा डरा हुआ, और तभी डोरबेल की आवाज हुई। डोरबेल का बटन मेरे दोस्त ने दबाया होगा, मुझे बाहर जाना होगा। जैसे ही मैं पलंग से बाहर निकला, पीछे से वो आवाज, उस चुड़ैल की आवाज, एक मौका दूंगी, दोबारा नहीं। बस उसकी आवाज ने मुझे डराया और मैं आगे की तरफ भागा। जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर की तरफ अपने दोस्त के पास जाकर गिर चुका था।
हालत मेरी बहुत पतली थी और मैंने उसे कहा, मेरे कमरे में वो चुड़ैल, उसने दरवाज़ा भी तोड़ दिया है। घर के अंदर सभी लाइट्स बंद थी, कोई लाइट नहीं जल रही। मेरा दोस्त जैसे ही अंदर आया, एक एक करके उसने लाइट जलाई और उसके साथ 2 और दोस्त भी थे। मेरी बातों से मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा, इसीलिए उसने अपने 2 दोस्तों को साथ लिया और वो कह रहे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। घर में बिल्कुल सामान्य हालात थे। दरवाज़ा टूटा हुआ नहीं था, बेडरूम में कुछ भी बिखरा हुआ नहीं था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मेरी आप बीती बड़ी भयानक थी। मैंने कहा, सच में उसने दरवाज़ा तोड़ा था, वो उल्टी थी। फिर क्या, मेरे दोस्त शुरू में मान नहीं रहे, लेकिन फिर मेरा दोस्त कहने लगा, ये शैतानी शक्तियाँ ऐसी ही होती हैं, सबके सामने आपको झूठा साबित कर ही देती हैं। उसने अपनी ताकत से दरवाजे को तोड़ा तो अपनी ताकत से दरवाजे को जोड़ दिया होगा। तू घर छोड़ दे, तू ऐसा कर किसी और घर में चला जा, अच्छा घर मैं दिलाता हूँ। अब बड़ा छोटा ऐसे मत सोचना, जो मिलता है वहाँ रहना शुरू कर दे। कोई नया घर मिले तो ठीक रहेगा ना, एक घर है मेरी नज़र में, छोड़, यहाँ से कल सुबह सामान मैं खुद निकलवा लूँगा। मैं अपने दोस्त के घर गया था और तब जाकर वहाँ सो पाया था। 2 दिनों से नींद आई ही नहीं थी, मौत जैसे मुझे छू कर चली जाती। अब मुझे महसूस हुआ वो सांप भी मुझे मार सकता था, वो चूहे भी मुझे मारने वाले थे और ये चुड़ैल भी। अगर मैं एक और रात वहां पर गुजारता, शायद ही मैं बच पाता। अगले दिन मैं तो कॉलेज में चला गया था। दोपहर के वक्त मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि उस घर से सारा सामान निकलवा दिया गया है, नया घर जो है वहाँ पर सामान पहुँचा दिया गया है, तो सीधा इस एड्रेस पर पहुँच जाना। मेरा दोस्त वहाँ आने वाला नहीं था, लेकिन मुझे एड्रेस समझा दिया था और वहाँ पर मकान मालिक भी मिलेगा, जिसने नया घर बनवाया तो है लेकिन बेचने के लिए। तब तक वो उसे किराए पर चढ़ाता जा रहा है, तो मुझे कुछ समय वहाँ रहने में कोई खास परेशानी नहीं होने वाली। नया जो घर है, ऐसी कोई भूतिया घटना तो नहीं होगी। शाम के वक्त मैं उस जगह पहुँच चुका था। मकान मालिक से बात कर ली। नया बना घर था, अच्छी पॉश कॉलोनी थी। जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचा, बाहर वाला वो गार्डन देखकर मंत्र मुग्ध हो चुका था और वहीं पर मैं बैठ गया। थका हुआ तो वैसे भी था, वक्त शाम का था, तो वहां बैठे कुछ समय गुजारा, जिसके बाद फ़ोन पर कुछ दोस्तों से बात की। अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा मुझे घर के अंदर जाना चाहिए। जैसे ही मैंने घर के अंदर पैर रखा, थोड़ी हैरानी हुई थी। मकड़े के जाले हर तरफ लगे हुए थे। ये तो कोई भूतिया हवेली लग रही थी। मकड़े के जाले ऐसे भरे हुए बड़े बड़े कि उनके बीच से मकड़ी के जालों को हटाते हटाते मुझे सामने वाले कमरे में रखा अपना सामान नजर आया। मेरा सामान रखा नहीं गया था, फेंका गया था, और आसपास चींटियां, चींटियों के टीले, दीमक, छिपकली, मकड़ी, मकड़ी के जाले, बस यही नजर आ रहा। पेंट उखड़ा हुआ था, सामान पुराना सा था, और बिल्कुल सामने जो पेंटिंग लगाई गई थी वो किसी शैतान की पेंटिंग लग रही। भयानक चेहरा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने जेब में हाथ डाला, जेब में मोबाइल मौजूद नहीं। मोबाइल कहाँ गया भाई? फ़ोन लगाना था अपने दोस्त को, मोबाइल कहाँ गिर गया? ऐसा करता हूँ, बाहर निकलता हूँ भाई, यहाँ रात निकाल नहीं सकता। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, दरवाज़ा बंद था। मैंने तो दरवाज़ा बंद किया नहीं। जल्दी से दरवाज़ा खोलने की मैंने कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा, जैसे बाहर से किसी ने बंद कर दिया हो। मैं घबराया हुआ, यार ये दरवाज़ा किसने बंद कर दिया? भाई दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, कोई बाहर है? दरवाज़ा खोलो। लेकिन कोई मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। दरवाज़ा बंद किसने कर दिया मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मेरे पास एक छोटा मोबाइल भी है ना, वो मैं बैग में रखता हूँ, उससे कॉल लगाऊंगा। बटन वाला फ़ोन है, किसी को फ़ोन तो लगाऊं। भाई यहाँ नहीं रुकूंगा मैं उस कमरे में गया, और वो जो सामने शैतान की पेंटिंग लगाई गई थी ना, वो बिल्कुल सपाट थी। अब सफ़ेद कागज़ था उसमें, जैसे जिस शैतान की वो पेंटिंग थी वो शैतान गायब हो चुका हो। मैं घबराया और पैर की एक आवाज़ आई,
जैसे किसी ने जोरदार पैर जमीन पर रखा हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे कोई चल रहा हो। लेकिन वजन इतना ज्यादा कि ये जो घर था ना थोड़ा थोड़ा हिल रहा। भूकंप के झटके महसूस होने लगे। कोई छत पर है। छत पर से आवाजें आने लगी थी, ऐसी ऐसी चलने की, और फिर ये आवाज सीढ़ियों की तरफ आ रही। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद होने में परेशानी हो रही क्योंकि दीमक से ये जो दरवाजे थे ये लगभग गल चुके थे। मैं बेड के नीचे आकर छिप चुका था। मैं बेड के नीचे ही था और जैसा शैतान उस पेंटिंग में नजर आ रहा, बिल्कुल वैसा ही शैतान मेरे सामने था। 2-2, 3-3 इंच की टांगें थी उसकी, लेकिन बड़ा मुंह उतना ही बड़ा जितना उस पेंटिंग में था। भयानक सा था उसके लंबे लंबे बाल। वो ना सिर्फ पैरों से बल्कि अपने बालों से चल रहा। मैं बेड के नीचे से देख रहा। मैं घबराया हुआ चीखना चाहता था, लेकिन उसे जताना भी नहीं चाहता था कि मैं कहाँ पर हूँ। मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है। आज रात यहाँ भी कुछ वैसा ही शुरू हो गया। मैं निकलना चाहता था और भगवान का शुक्र है फोन रिंग हुआ और ये आवाज़ मेरी जेब से आई। जब मैंने हाथ डाला तो फ़ोन जेब में ही था, जबकि पहले तो फ़ोन जेब में मौजूद नहीं। अब कहाँ से आ गया? ये मेरे दोस्त का फ़ोन था। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, सामने से उसने कहा, भाई घर कैसा है, अच्छा लगा ना? मैंने कहा, भाई निकाल मुझे यहाँ से, मैं मरने वाला हूँ। देख 5 मिनट में पहुँच जा, वरना आज मैं जिंदा नहीं बचने वाला। मेरा दोस्त फिर से यहाँ आया। उतने में यहाँ जो घटनाएं हुई उसने मुझे बिल्कुल शांत कर दिया था। मेरी आंखों के सामने वो जो जीव था, वो शैतानी चेहरा था, वो दीवार में चिपक गया और एक पेंटिंग बनकर वहां लगा हुआ, जैसे कोई तस्वीर हो दीवार में। जैसे ही मैं निकलने की कोशिश करता वो बाहर की तरफ आ जाता, मुझे रोकता और मैं चीजें फेंक रहा था उस पर, दीवार पर मारे जा रहा। किसी तरह वो दीवार में समाया और मैं बाहर की तरफ भागा। दरवाज़ा खोलकर जब मैं बाहर पहुंचा था, मेरा दोस्त बाहर ही था, 4-5 और साथी उसके। मैंने उसे गले से लगाया और कहा, भाई ये घर भी भूतिया है। और मेरे दोस्त ने कहा, भाई नहीं भूतिया, तुझे कैसे भूतिया लग रहा है? मैंने कहा, भाई पुराना घर दे दिया तूने, मकड़े के जाले तो हर तरफ लगे हुए हैं, टूटा फूटा सामान पड़ा है, और वो जो पेंटिंग है ना, मुझे लगता है वो श्रापित पेंटिंग है। उसमें जो शैतानी चेहरा है ना वो बाहर निकलता है, वो असली है। मेरे दोस्त ने कहा, वहां ऐसी कोई तस्वीर है ही नहीं। मुझे उस घर के जब अंदर लेकर गया ना, लाइट जल रही थी, एक भी मकड़े का जाला मौजूद नहीं। वहां दीमक के टीले, दीमक, चींटियां, कुछ नहीं। साफ सुथरा घर, सामने रखा हुआ सही तरीके से मेरा सामान। और जब मैं बेडरूम में पहुंचा, दीवार पर जो जो सामान मैंने फेंका था वो नीचे गिरा हुआ और दीवार पर निशान छपे हुए, लेकिन बाकी सब कुछ पूरी तरह से साफ था। ये कैसे? मैंने कहा, भाई यहाँ मकड़े के जाले लगे थे, सब कुछ ऐसा था। और मेरे दोस्त ने तब कहा था, भाई देख, तू किसी साइकेट्रिस्ट से मिल ले, तुझे हर घर भूतिया लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है तेरे दिमाग में कोई कमी है। ऐसा तब होता है जब हम पागल होने वाले होते हैं। लेकिन मैंने उसे कह दिया, मैं यहां नहीं रुकूंगा भाई, तेरे घर चलते हैं, कल सोचते हैं हमें क्या करना है। मैं अपने दोस्त के घर चला गया। मेरे दोस्त ने इस घर से सामान निकलवाया, एक अलग जगह भिजवा दिया। घर वो छोटा था, लेकिन मुझे लग रहा उसकी बातें सही हैं। मैं पागल तो नहीं हो रहा, इसीलिए मुझे साइकेट्रिस्ट से मिलना होगा, दिमागी डॉक्टर, जिससे मिलने के लिए जब मैं पहुंचा, अपने साथ घटी घटना की जानकारी देना चाहता था। और उसने कहा, गड़बड़ तो बड़ी हुई लगती है, ये चीज़ें कब से तुम्हारे साथ हो रही हैं? मैंने उसे कहा, कब से? पिछले कुछ दिनों से, उससे पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझे खाने के लिए दवाई दी थी, जिसके बाद मैं नए घर में चला गया। दिन के वक्त तो डर नहीं लग रहा था, कॉलेज से तो छुट्टी ले ली थी, लेकिन रात के वक्त तो उसे घर में रुकना था ना, और मुझे घबराहट होने लगी। और यकीन कीजिए, ये सच में कुछ तो था,
या तो मैं पागल था या मेरे ऊपर कुछ हो चुका था कि वहां पर भी जब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी घर के अंदर से, तो मैं रोने लगा था। ऐसा लगा जैसे ताली बजाई जा रही हो। मुझे लगा घर के अंदर कुछ गिर गया होगा, लेकिन दोबारा जब वैसी आवाज़ आई तो पक्का हो गया ये ताली की आवाज़ है। और फिर 2-3 तालियां और बजी। देखने के लिए एक बार मैं बाहर निकला और मुझे सामने वाली दीवार से बाहर निकले हुए हाथ नजर आए। 5-6 हाथ थे जो ताली बजा रहे थे। पूरी दीवार से काले रंग के हाथ निकले जब सब के सब मेरी तरफ इशारा करने लगे और मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं बेडरूम में भगवान को याद करने लगा। हाथ में फ़ोन भी था। अगर मैं दोस्त को फ़ोन लगाऊंगा ना, पागल साबित हो जाऊंगा। मैं ना दोस्त को फ़ोन नहीं लगाऊंगा। दवाई जल्दी खा लेता हूं। मैंने दवाई खा ली थी। तालियों की आवाज़, कुछ गिरने की आवाज़ बाहर से आती रही और उसके बाद बेडरूम की छत के ऊपर से जब एक काले रंग का हाथ नीचे की तरफ लटका ना, मेरी सांसें भी रुक गई और मैं खुद से कहने लगा, ये झूठ है, ये सच नहीं है, ये मेरे दिमाग का भ्रम है। डॉक्टर ने कहा तो है। ये सब हमें नज़र आने लगता है जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं या हमारे दिमाग में कोई गड़बड़ हो जाती है। बस मुझे जब ऐसा हो ना, खुद से कहना है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। एक एक करके छत से, दीवारों से हाथ निकलने लगे थे। मैं कहने लगा था ये झूठ है, ये झूठ है, लेकिन हर तरफ हाथ। फिर ज़मीन से जब हाथ निकले मुझे पकड़ रहे। मैं कैसे झूठ कहूँ उसे। मुझे दर्द हो रहा था। मेरे शरीर पर जख्म थे, पीठ पर, गर्दन पर, और फिर उन हाथों से बचता हुआ मैं बाहर की तरफ भागा। घर के बाहर वो गार्डन में लेटा, लेकिन ज़मीन से हाथ निकल रहे, जिसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया, बहुत जख्म दिए। चीखा, दीवारों पर चीखते चीखते, टकराते टकराते गिर रहा था मैं, लेकिन दोस्त के घर तक पहुंचा और उसे ये सब बताया। वो मेरे साथ सुबह के वक्त घर आया था। ऐसा कुछ भी घर में नहीं था, लेकिन फिर मेरे दोस्त ने मेरे शरीर पर बने हुए वो जख्म के निशान देखे। नाखून से खरोंचने के निशान थे वो। और फिर मेरे दोस्त ने कहा, देख भाई, ये जो तेरे शरीर पर हुआ है, हो सकता है पागलपन में तूने ये सब किया हो, लेकिन तेरे शरीर के जिस हिस्से पर पीठ के वो निशान है ना, तेरा हाथ वहाँ तक पहुँचता ही नहीं, तो वो निशान तूने खुद बनाए हो ही नहीं सकते। ये निशान कैसे बने? माना कि तू पागल है। डॉक्टर को भी हमने यही दिखाया, लेकिन डॉक्टर का कहना था हो सकता है पीठ पर किसी और चीज़ से निशान बना लिए हों इन्होंने, क्योंकि जो पागलपन का दौरा जब पड़ता है तो ये सब होता है। डॉक्टर मुझे पागल खाने में भर्ती होने को कह रहा था, लेकिन मुझे डर इस चीज़ का था, ये सब अगर झूठ नहीं हुआ, ये सच में भूत प्रेत का चक्कर हुआ, तो इसकी सच्चाई जानने के लिए अपने दोस्त के साथ एक तांत्रिक के पास पहुंचे थे हम। और उस तांत्रिक को साफ साफ हमने कह दिया था कि रात के वक्त कुछ ऐसा होता है जो मेरे साथ होता है, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ वो सच है या दिमाग का भ्रम है, मैं पागल हो रहा हूँ या मेरे ऊपर भूत प्रेत का साया है। और उस तांत्रिक ने कहा था, सच अभी जान लेते हैं। दिन का वक्त था और उस तांत्रिक ने मेरे ऊपर झाड़ फूंक की। मोर पंख घुमाने लगा तो मोर पंख जल गए। मेरे ऊपर उसने आटा फेंका, वो काले रंग का हो गया। मेरे आसपास रखे हुए फल कुछ मिनटों में सड़ चुके थे। पेड़ के नीचे मुझे बिठाया। मेरे शरीर के निशान उस पेड़ पर आ गए, फिर दोबारा मेरे शरीर पर आ गए। वो हैरान था। उसने कहा, झाड़ फूंक से काम नहीं बनने वाला, तुम्हारे ऊपर कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, कोई ताकतवर शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। तुम्हारे ऊपर जो जादू किया गया है वो साधारण नहीं है, मुझे समझना होगा। रात के वक्त तुम्हें यहाँ रुकना होगा, चाहे अपने साथियों को ले आओ, देखता हूँ तुम्हारे साथ होता क्या है।
और क्या चीज है जो हावी होती है और समझ में नहीं आ रही। रात के वक्त उसी पेड़ के नीचे बैठा था, मुझे उस पेड़ की डालियों ने जकड़ लिया। 10 मिनट में मैं कहता रहा, मैं उठूं यहां से। तांत्रिक ने कहा, नहीं, मैं देखना चाहता हूं। पेड़ की डालियों ने मुझे जकड़ लिया था। तब उसने पूछा, क्या हो रहा है? मैंने कहा, पेड़ की डालियां मुझे जकड़ रही हैं। तब उस तांत्रिक ने कहा, अच्छा, समझने की कोशिश करो, किसी डाली ने तुम्हें हमारे सामने तो नहीं जकड़ा है। ये जो हो रहा है वो तुम्हारे दिमाग में हो रहा है। ये जो जादू है ना, तुम्हारे दिमाग पर असर कर रहा है। लेकिन उसके बाद मेरे पैरों के नीचे से कुछ जड़ें निकली जिसने मेरे पैरों को पकड़ लिया। ये असल में हुआ था। मुझे खींचकर उन जड़ों से दूर किया गया। और तब उस तांत्रिक ने कहा, यह कोई काला जादू नहीं है, यह कोई झाड़ फूक से भूत प्रेत को दूर करने से फायदा नहीं होगा। तुम्हारे ऊपर किसी ने इंद्रजाल इस्तेमाल किया है। काला जादू तो छोटा होता है, ये जो बड़ी ताकतें हैं ना, उनमें इंद्रजाल भी आता है और इसका तोड़ बहुत मुश्किल है। इंद्रजाल किया किसने है, पहले ये जानना होगा, क्योंकि कोई साधारण तांत्रिक मेरे जैसा या कोई भी ताकतवर इंसान इंद्रजाल इतनी आसानी से सीख नहीं सकता। तो तुम्हें सबसे पहले जानना होगा, इंद्रजाल तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किसने किया है। जिसने किया है वो कोई पहुंचा हुआ इंसान होगा। उसे पकड़ेंगे, फिर जानेंगे। हो सकता है कोई तुमसे बदला ले रहा हो। तुमने क्या कुछ ऐसा किसी का बिगाड़ा है कि तुम्हारे पीछे कोई इतना बढ़ गया कि तुम्हें मार डालना चाहता है, वो भी पागल करके? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा, कभी कभी मैं अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा डांट देता हूँ, कभी कभी किसी पर ज़्यादा गुस्सा होता है तो मैं कहता हूँ क्लास से बाहर चले जाओ, तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं। उस तांत्रिक ने कहा, अब इसका जवाब तो तुम्हें देना होगा। कुछ ऐसा किसी का बिगाड़ा है कि कोई तुम्हें मारने की कोशिश करे? मैं सोचने लगा, अगर मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा हो, इतना तो नहीं बिगाड़ा है कि कोई मारना चाहे। हाँ, मुझे गालियां निकाल सकता है, कोई बुरा भला बोल सकता है, क्योंकि मैंने इतना ही बुरा किया है, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं किया है। फिर क्या था? उस तांत्रिक ने कहा, एक तरीका है। रात के 3 बजे मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र पकड़ाऊंगा, वो जिस तरफ इशारा करते जाए उस तरफ चलते जाना, और कोई भी तुम्हारे आसपास नहीं होगा। 100 फुट की दूरी बनाकर हम तुम्हारे पीछे होंगे। बढ़ते जाना उस तरफ, देखते हैं कितने दिनों में, कितने समय में उस जगह हम पहुंच पाते हैं। मुझे रात के पूरे 3 बजे एक नींबू पकड़ाया गया। उस नींबू के बीच में एक टहनी को फंसाया गया था। पेड़ की हल्की छोटी टहनी, ये शायद अमरूद की टहनी होगी, और ये दिशा दिखा रही थी टहनी। गोल गोल वो नींबू घूमता, और जिस तरफ वो पत्ता लगा था उस तरफ जाना होगा। जहां जाकर ये पत्ता टूट कर गिर जाए उस जगह रुकना है। वहां जो मिलेगा वो मेरा दुश्मन है, इंद्रजाल उसने किया होगा। मैं उस तरफ बढ़ता जा रहा था और ऐसा लग रहा था मुझे दिशा भ्रम हो रहा हो। सड़क के बीच में बना हुआ कुआं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही वक्त रात का था, लेकिन कोई सड़क के बीच कुआं कैसे बना सकता है? मैं सीधा आगे की तरफ बढ़ने लगा तो उस तांत्रिक ने मुझे पीछे से पकड़ा और कहा, पागल है तू, तुझे खुला हुआ गटर नजर नहीं आ रहा? मैंने कहा, कौन सा गटर? ये तो कुआं है ना, और कुआं सड़क के बीच में थोड़े ना होगा, ये झूठ है। वहां अचानक जब उस तांत्रिक ने मेरे सर पर उस विभूति को मारा तो मुझे वहां गटर नजर आया जो पहले कुआं लग रहा था। सच और झूठ में अंतर ही समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मैं भ्रमित हो रहा हूं और वो तांत्रिक मुझे समझा रहा, लेकिन 100 फुट की दूरी पीछे से मैं उस तरफ बढ़ता चला गया। काफी समय चलने के बाद दिन हो चुका था, और उसके बाद उस तांत्रिक ने मुझसे वो नींबू लिया और फिर अंदाजा लगाया वो जगह कितनी दूर है। 105 किलोमीटर। यहां से मुझे 105 किलोमीटर आगे क्या चलना होगा? तांत्रिक ने मुस्कुराया और कहा,
बस वो ज्ञान ही लेना था। 105 किलोमीटर हम किसी वाहन से सफ़र करेंगे और रात के 3 बजे चलना फिर से होगा। तैयारी करो वहाँ जाने की। गाड़ी से वो 105 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद रात के 3 बजे फिर से धागे से वो नींबू पकड़कर लटकाता हुआ मैं चल रहा। लेकिन ये मुजफ्फरपुर से आगे का वो इलाका था जो काफ़ी खाली खाली था। एक गांव में पहुंचे थे हम। रात के वक्त चलते चलते मैं एक ऐसी बंजर ज़मीन पर पहुंच गया। पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचते ही वो नींबू के बीच लगा वो टहनी का हिस्सा जिसका पत्ता नीचे गिर गया और काला हो गया। फिर उसे अपने आप आग में झुलसते हुए देखा। इतने में तांत्रिक और मेरे दोस्त वहां पहुंच चुके थे। तब उस तांत्रिक ने कहा, ये पेड़ के साथ तेरा क्या रिश्ता है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता ये पेड़। उस तांत्रिक ने कहा, जो भी इसके आसपास है ये इंद्रजाल तेरे ऊपर उसने किया है। रुकना होगा हमें, देखते हैं कौन आता है। 2 घंटे इंतजार करने के बाद जब दिन की रोशनी वहां पर हुई, वहां पर एक अघोरी जो मुझे देखते ही गुस्से में लाल हो चुका था, लेकिन पेड़ के नीचे बैठकर मुस्कुराता हुआ। गुस्से में भी था और मुस्कुरा भी रहा था, जैसे बड़ा खुन्नस में हो लेकिन खुद को शांत रखने की कोशिश भी कर रहा हो। उस तांत्रिक ने उस अघोरी के पांव को हाथ लगाया और कहने लगा, जी देखिए, आप एक अघोरी हैं, मैं एक छोटा सा तुच्छ तांत्रिक हूं, लेकिन ये जो मेरे पास आदमी आया है इसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। और जितनी मेरे पास विद्या है उससे मैं इतना पता लगा पाया हूं कि इस पेड़ के आसपास कोई है जो इस पर इंद्रजाल का इस्तेमाल कर रहा है। तब उस अघोरी ने कहा, इंद्रजाल इतना ताकतवर है, कोई इस पर उसका इस्तेमाल क्यों करेगा? ये क्या ऐसे पता नहीं है? मुझे आगे किया गया। उस तांत्रिक ने कहा, माफी मांग लो, मुझे वो अघोरी पता ही नहीं था, पहले कभी उसे देखा ही नहीं था। आखिर वो मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है? मैंने उसके पांव को हाथ लगाने की कोशिश की और उस अघोरी ने कहा, चला जा तुच्छ, मेरे पांव को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, तेरी मृत्यु तय है। तू मृत्यु से क्यों बचना चाहता है? तुझे लगता है वो इंद्रजाल तुझ पर मैंने किया है? नहीं, वो मैंने नहीं किया है, लेकिन उसका भाग मैं जरूर हूं। तुझे तो कुछ भी याद नहीं। मैंने कहा, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बचा लीजिए, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तब उस अघोरी ने कहा, याद कर तूने किसी का क्या बिगाड़ा है। जब तुझे याद आ जाएगा तुझे ये भी समझ में आ जाएगा इंद्रजाल तुझ पर क्यों हुआ है और किसने इसका प्रयोग किया है। कोई साधारण इंसान इंद्रजाल का ज्ञान तो पा सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी ऐसे से ही किया जा सकता है जो ताकतवर है। तूने मेरा फायदा उठाया था और मैंने कहा था इसका इस्तेमाल तेरे लिए बुरा होगा, अब तुझे भुगतना तो होगा ही। मुझे उस अघोरी ने एक किताब पकड़ाई जिसके ऊपर मेरे हस्ताक्षर थे, मेरी लिखावट, लेकिन मैंने कभी उस पर हस्ताक्षर किए ही नहीं। और मुझे उस अघोरी ने कहा था, इसमें इंद्रजाल की जानकारी है, पढ़ो, अगर बचना चाहते हो तो इसे पढ़ो, पूरी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, चले जाओ, तुम मुझसे बात करने के काबिल नहीं हो, चले जाओ। मुझे दूर कर दिया उस अघोरी ने और मैंने उस तांत्रिक को कहा, कुछ तो करिए, वो तो मानने का नाम नहीं ले रहे। तो उस तांत्रिक ने कहा, देखिए, मेरे पास वो ताकत, वो ज्ञान नहीं है, उनके पास वो ताकत है, इसीलिए उन्होंने जैसा कहा है वैसा कीजिए। आपके पास इंद्रजाल की किताब है ना, इसे आपने लिखा, हो सकता है इंद्रजाल से अपने दिमाग पर काबू भी पाया जा सकता है, तो इंद्रजाल के जरिए इससे छुटकारे की कोशिश कीजिए, जो बताया गया है वो कीजिए, कुछ ना कुछ मालूम तो पड़ेगा। ये किताब आपको दी गई है, ये काम आपको करना होगा, डरिए मत। मैं आपको एक ऐसा यंत्र देता हूँ कि इंद्रजाल का असर आप पर इतना बुरा नहीं होगा, कह सकते हैं 99%
वो ताकत को कम कर सकता है ये यंत्र। उसने मुझे एक लॉकेट दिया था जिसमें एक अजीब सा स्टोन लगा हुआ चमकदार, जो मुझे गले में पहनना था। उसे पहनकर घर में बैठकर मैं उस किताब को पढ़ने लगा। लिखावट मेरी थी, लेकिन मैंने उसे कब लिखा? शायद इसे जादू से लिखा गया है। जो इंद्रजाल का इस्तेमाल कर सकता है वो जादू से मेरी लिखावट की नकल भी कर सकता होगा। मैं इंद्रजाल की किताब को रात को पढ़ने लगा। इंद्रजाल से क्या क्या किया जा सकता है अच्छे से समझाया गया था। लिखावट भी मेरी थी और बताने का तरीका भी मेरा ही था, और आसानी से मैं समझ रहा इंद्रजाल को कैसे सीखा जा सकता है। लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए 60 साल का समय चाहिए, वो ताकत को पाने के लिए, ताकि इंद्रजाल का इस्तेमाल किया जा सके। इतनी मेरी उम्र तो है ही नहीं, तो पूरी ताकत का इस्तेमाल तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ज्ञान तो पा सकता हूं ना। इंद्रजाल दिमाग पर असर डालता है और दिमाग से ये सृष्टि में उन चीज़ों को नज़र में लाया जा सकता है जो मौजूद हैं, दिखती नहीं। दिमाग के चक्षु खुल जाते हैं इंद्रजाल से, लेकिन कुछ समय के लिए। जिसके ऊपर इंद्रजाल का इस्तेमाल किया जाता है उसे वो चीज़ें नज़र आती हैं जो मौजूद नहीं। धीरे धीरे वो इंसान पागल होने लगता है, लेकिन इंद्रजाल में सिर्फ झूठ ही नज़र नहीं आता। सच्ची ताकत का सामना करते वक्त भी उसे ये समझ में नहीं आता कि ये ताकत असली है या झूठ। मानो असली प्रेत जब किसी पर छोड़ने हो, उसे पागल कर दिया गया हो, तो वो प्रेत उसे नोच नोच कर मार डालते हैं। पिशाचों के झुंड का वार भी वो इंसान झेल नहीं सकता, वो भी इंद्रजाल में बताया जाता है। रात के वक्त आसपास से आ रही आवाज़ों पर मैं ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि उस किताब में मुझे साफ साफ पता चल रहा इंद्रजाल में क्या क्या किया जाता है और कैसे उससे बचा जा सकता है। लेकिन बचने के लिए ताकत भी तो चाहिए। मैं गंगा जल का छिड़काव कर रहा, घर में धुआं कर रहा। जैसी ताकत का हमला मुझ पर होता, उससे बचने के लिए उस चीज़ का मैं इस्तेमाल करता, और अंतिम पन्नों तक पहुंचते पहुंचते इंद्रजाल की किताब में बचने के तरीके तो सीख चुका था। लेकिन वो ताकत धीरे धीरे बढ़ती जा रही, और मुझ पर एक प्रेत ने हमला किया फिर से, जिससे शरीर पर जख्म बने, और मुझे लगा अब तो मुझे उस अघोरी के सामने हाथ फैलाने होंगे या लड़ना होगा। लेकिन अगर इंद्रजाल का इस्तेमाल उसने किया है तो उसको नुकसान पहुंचाऊंगा। बदला लेने का हक है मेरा। जब मैंने उस तांत्रिक को ये सब बताया, इतने में उस तांत्रिक ने भी इस पर कुछ अध्ययन किया था। कुछ ऐसे किस्से जो इंद्रजाल से जुड़े थे, यहाँ घट चुके थे, उसकी जानकारी वो तांत्रिक भी निकाल चुका था। एक परिवार लगभग 4 साल पहले इंद्रजाल की मार के कारण मारा गया था। इंद्रजाल ने उस परिवार को ऐसा फंसाया कि परिवार के वो सदस्य एक दूसरे को चाकू से गोद गोद कर मार चुके थे, और जो लड़का आखिर में बचा था उसने खुद को चाकू से ऐसे गोदा था कि वो अब भी जिंदा जरूर है, लेकिन जिंदा के बराबर नहीं है। आंखें निकाल ली गई थी, जीभ को उसने काट डाला था, टांगों को एक आरी से काटा था, एक बाजू को दूसरी बाजू का इस्तेमाल करते हुए उसने आरी से काटा, और अपनी आखिरी बाजू को उसने खुद तोड़ा। गन्ने की मशीन में अपनी उस बाजू को डाला। इस हद तक वो पागल हो गया था। शरीर का कोई अंग काम का नहीं, लेकिन फिर भी उसे जिंदा जरूर कहा जाता है। ये सुनने के बाद मेरे हाथ पांव फूल गए। इंद्रजाल इतना खतरनाक हो सकता है? उस तांत्रिक ने कहा, हाँ, अघोरी से माफी मांगो या कुछ भी करो, बचने की कोशिश करो, सच जानो सच क्या है, फिर शायद तुम बच पाओ। वो तुम्हें बचा सकता है। ये किताब की जानकारी जो तुम बता रहे हो तुम्हें बचाने वाली नहीं। 60 साल की सिद्धि तुम कर नहीं पाओगे, मर जाओगे पहले। पहुंच गया था मैं उसी अघोरी के पास। पांव पड़ा, लेकिन वो गुस्सा था, और मैंने हाथ फैलाए और कहा, गुस्सा किस चीज़ का? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना आपको लग रहा हूं। तब उस अघोरी ने कहा, इंद्रजाल की ये किताब लिखावट तुम्हारी है, हस्ताक्षर तुम्हारे हैं,
कुछ भी याद नहीं आ रहा? मैंने कहा, नहीं, ये मैंने नहीं लिखा। तब उस अघोरी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, तुमने इस किताब में इस इंद्रजाल को लिखा था। बड़े प्यार से जब तुमने मेरी मदद की थी, मैंने तुम्हें वो ताकत दी थी जो मेरे पास थी। तुम उसे खुद नहीं पा सकते थे, लेकिन मुझे क्या पता उसका इस्तेमाल तुम कैसे करोगे। इंद्रजाल की जानकारी तुम्हारे पास, ताकत थी तुम्हारे पास। तुम्हें क्या लगता है उस परिवार को मारने के बाद कर्मों का फल तुम्हें नहीं मिलेगा? मैंने वो अघोरी बाबा की बात को टाल दिया। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। तब अघोरी बाबा ने कहा, मुझे पहले तूने बताया नहीं तू कौन है, कहां से आता है। झूठ बोला था, सीखना चाहता था, अध्ययन करना चाहता था तो मैं बताता चला गया। ज्ञान से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे पता था। ये ज्ञान इंद्रजाल का ताकत नहीं देता, लेकिन तूने ज्ञान पाने के बाद उसका गलत इस्तेमाल करने की सोची। मेरी ताकत को तू एक बार उपयोग कर सकता था, तो इंद्रजाल का उपयोग करके तूने ऐसा किया, मुझे अब पता चला था। इसीलिए मेरी ताकत का अंश तेरे अंदर जो था वो इंद्रजाल का रूप लेकर अब तुझे भी सजा देगा। तेरे कर्म तुझे सजा देंगे, जैसा तूने इंद्रजाल का इस्तेमाल किया और उस परिवार के साथ किया। मैंने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, आप झूठ बोल रहे हैं। तब अघोरी बाबा ने कहा, देख, तुझे मैं सत्य दिखाता हूं। तूने इसी इंद्रजाल के इस्तेमाल से अपने दिमाग की उन घटनाओं को भुलाया है। तूने अपना अस्तित्व बदलने की कोशिश की है, स्वभाव बदलने की कोशिश की है, लेकिन भूतकाल घटनाओं को घटित भविष्य में भी कर सकता है। भूतकाल भले ही दूर जा चुका हो, लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ते। अघोरी बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा, मेरे बालों को पकड़ा, मुझे झटका दिया और मुझे एक झटके में याद आने लगा, जैसे वो दृश्य मेरी आंखों के सामने घट रहे हों। हर चीज नजर आने लगी थी। मैंने अपने स्वभाव को कैसे बदला था इंद्रजाल से, लेकिन उसके बाद मैंने उसका इस्तेमाल अपने एक दुश्मन पर किया जिसने मुझे नीचा दिखाया था। एक साथी प्रोफेसर, बदला लिया उसके परिवार के साथ, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा था कि मैं वो बुराई को अपने अंदर से निकाल नहीं पाऊंगा। पश्चाताप कैसे करूं? भुलाना बेहतर होगा, तो मैंने इस ताकत का इस्तेमाल खुद पर किया। भूल गया मैं उस घटना को। लेकिन अघोरी बाबा की बात सच थी। भले ही हम चीज़ों को भुला दें, लेकिन कर्म एक न एक दिन हमारी आंखों के सामने आते हैं। अघोरी बाबा ने हाथ में पकड़कर उस किताब को जला दिया था जो मैंने अपने हाथों से लिखी थी, और फिर अघोरी बाबा ने कहा, चला जा, ये इंद्रजाल नहीं है, ये तेरे कर्म हैं जो तेरे साथ जुड़ चुके हैं। कोई तांत्रिक, कोई अघोरी तुझे तेरे कर्मों से नहीं बचा सकता। ये नियति है तेरी, तूने उसका गलत इस्तेमाल किया है। अब इसी इंद्रजाल से तेरी जिंदगी नर्क बनेगी, तुझे ये सज़ा मिलेगी। वहाँ से मैं आ चुका था, किसी को मिलना नहीं चाहता था। सत्य असत्य में अंतर समझ आना बंद हो गया। 1 महीने में रात को डर लगता, मैं अपना नुकसान खुद करता। कभी दीवारें टूटती हुई नजर आती, तो कभी मैं कुएं में गिरता हुआ नजर आता। कभी कभी तो लगता प्रेत मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हमला करता तो सामने भीड़ के बीच कैसे पहुंच जाता। भीड़ मुझे खाली जगह नजर आती, मैं लोगों पर हमला करता। कभी सजा होती तो कभी पागल खाने। सत्य असत्य में अंतर भूलने लगा। मैंने अपनी उंगलियां अपने हाथ से काटी, क्योंकि वो उंगलियों के अंदर शैतान थे। मैंने अपनी एक आंख सिर्फ इसलिए निकाली क्योंकि मेरी आंख मुझे वो दिखा रही थी जो मैं देखना नहीं चाहता। मुझे दर्द होता था। मैंने अपनी टांग काटी क्योंकि मेरी एक टांग मुझे सज़ा देती थी। वो असहनीय दर्द होता और मेरी टांग मुझे जवाब देती, काट डाल मुझे, दर्द बंद हो जाएगा। मैंने काट डाला। ऐसे ही समय गुजर रहा है और मैं जानता हूँ मेरे कर्म मुझे सज़ा देंगे। मेरी मौत भयानक होगी।
लेकिन सत्य असत्य में अंतर समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसा ही होता है इंद्रजाल, ऐसा जाल जो सच और झूठ में अंतर खत्म कर देता है। आपको ये भी पता नहीं लगता आप जिंदा हैं या मर चुके हैं। मेरी सजा मेरे ऊपर, लेकिन आपको चेतावनी देना चाहूंगा, असली इंद्रजाल से दूर रहें। ये भयानक है, ये ताकतवर है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया, कर्म घूम कर वापिस जरूर आते हैं।